Dear student of class 12th, this is your physics teacher and today we are going to discuss our next lecture. In the previous lecture हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है हम किसी भी सोलोनॉइड और एक टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, एक आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे और सेंट्रल पॉइंट पे। और हमने जो है पिछले लेक्चर में और भी बहुत सारी डिफरेंट एक्सेप्ट से जो है सोलोनॉइड और टोरॉइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम करता है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम कौन कौन से रूल्स को एप्लीकेबल करते हैं। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4.7 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ओवर अ मूविंग चार्ज, राइट। हम आज बात करेंगे कि जब भी किसी भी चार्ज को, किसी मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो किस तरह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट वी नो दैट हाउ वी रिप्रेजेंट द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो डियर स्टूडेंट, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। अगर हम कहीं पे क्रॉस साइन बना रहे हैं तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहीं पर अगर हम डॉट बना रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं जहाँ पर क्रॉस बनाऊँ, इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेनी है, अंदर की तरफ लेनी है, इनसाइड डायरेक्शन में। और जहाँ पर भी मैं इसको पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन आउटसाइड डायरेक्शन में लूँगा। तो ये दो बातें आपको क्या करनी है, याद में रखनी है। ये थंब रूल आपको याद रखना है कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट वी स्टार्ट दैट। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक मूविंग चार्ज है तो वो किस तरह से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, जैसा कि जानते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर किसी एक चार्ज को हमने इस तरह से यहाँ पर भेजा। ये हमारे पास चार्ज है और इसके पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और हमने इसको जो है यहाँ इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर भेज दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इनसाइड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अब हमने जो है इसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद देखा कि इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं कि ये चार्ज जो है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या करता है, ये इस वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में ये जो चार्ज है वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये जो है एक पैराबोलिक पाथ पे इस तरह से मुड़ने लगता है, क्योंकि इस पे कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से ये पैराबोलिक पाथ इस तरह से कवर करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। इसमें एक मूविंग चार्ज हमने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, जिसके पास वेलोसिटी v थी। तो हम देखते हैं कि इस पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये अपने पाथ को कर्व कर लेता है या पैराबोलिक फॉर्मेशन करता है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस मूविंग चार्ज का जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। सो यहाँ से हमें एक बात ये पता चलती है कि ये फोर्स ज़्यादा तब लगेगा जब इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, हम देखते हैं ये चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सेकेंड थिंग, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलती है कि इस पे लगने वाला फोर्स इस मूविंग चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ये चार्ज जितना फास्ट मूव कर रहा होगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये डिपेंड करता है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, फोर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, राइट। इस चीज़ को आप समझते रहें। तो यहाँ से हमारे पास तीन रिलेशन पता चल गए फोर्स की। इसको मैग्नेटिक फोर्स कह लेते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ओवर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है कि आप किस मैग्नीट्यूड का चार्ज ले रहे हैं और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इन तीनों को हम कंक्लूड कर लेते हैं। जब इन तीनों को हम कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन मिलता है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB, राइट। एंड
क्यू वी बी। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है के, और यहाँ से आ गया क्यू वी बी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को हम पहली बार जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इसके कांस्टेंट को 1 बनाना चाहते हैं। इसको मैंने कई बार आपको इंट्रोड्यूस किया है। जब भी पहली बार किसी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं तो उसके कांस्टेंट को हम 1 बना लेंगे ताकि हमें वो वैल्यूज़ याद न करनी पड़े। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस के को हम 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यूनिट मतलब कूलम मान लेते हैं, v की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, राइट। और b की वैल्यू भी हम 1 टेस्ला मान लेते हैं। अब इसमें वैल्यू को रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा वो किसी एक मूविंग चार्ज पर डिपेंड करेगा जिसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका वेक्टर फॉर्मेशन हमें लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, दिस बी क्यू इज द स्केलर क्वांटिटी सो टेकन आउट एंड दिस विल बी V क्रॉस B। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि जो Fm की जो डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड magnetic field. That's mean velocity of the particle, velocity of the charge particle, velocity of the magnetic field, and direction of the velocity, direction of the magnetic field, and direction of the magnetic force are perpendicular to each other. और इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन और निकलता है, इस कंक्लूजन को और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म तो आपके समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बना सकते हैं, राइट। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बना सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ स्केलर फॉर्म में तो मैं इसे लिख सकता हूँ QVB, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला आपके पास और बन के आ गया QVB साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फोर्स FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद में रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स का किस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ FM इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्मेशन भी याद रखें क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसके सीक्वेंस को चेंज कर देगा। तब भी आपको समझना होगा कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन लगा है तो आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके सीक्वेंस को भी याद रखें, V क्रॉस B है, राइट। ओके, नाउ ये जो 3 क्वांटिटीज़ हमें बताती हैं कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, वेलोसिटी जो होगी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और इसके लिए हमें रूल पढ़ेंगे जिसे कहेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ से हम इस मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है यहाँ से इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि FM इज इक्वल टू है QVB, अगर थीटा इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू 90, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, और V और B क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो FM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB आ जाएगा। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी FM अपॉन QV, राइट। अब देखिए FM न्यूटन हो गया, ये क्या हो गया कूलम, और मीटर स्क्वायर, देख लीजिए आप इसको पर कूलम का लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो न्यूटन पर मीटर पर कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेस्ला। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर कूलम सेकंड, राइट। तो ये वैल्यूज आप जानते रहिए किस तरह से आप जो है इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो हम लोग जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर जो है ड्रॉ कर देता हूँ, और उस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर आपका ओवर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, मान लीजिए हमारे पास लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा थंब हो गया, दिस इज़ द इंडेक्स फिंगर,
दिस इज़ द मिड फिंगर एंड दिस इज़ आवर हैंड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है। इस लेफ्ट हैंड को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। थंब, मिड फिंगर और फोर फिंगर, इन तीनों को हमने इस तरह से अरेंज किया कि तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ दिस फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास मिड फिंगर है, मिड फिंगर ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो ये आपका थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और अपने तीनों फिंगर्स को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज करें। थंब, मिड फिंगर, फोर फिंगर, दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ पुट योर index finger or forefinger in the direction of magnetic field. This that is the your mid finger in the direction of motion of charge. यहाँ पे velocity की बात हो रही है, तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी, तो आपको इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में क्या करना है, इसको आपको रखना है। तो ये जो आपका थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें जो है फोर्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ करंट ना लिख करके आप यहाँ पे क्या लिख लें, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज की जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इसको रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कह लें या करंट कह लें, बात एक ही है, बस उसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इन साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए मैं अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करूँगा। मैंने अपने तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज किया। अपने इंडेक्स फिंगर को और जो है फोर फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यहाँ पे साइन बना हुआ है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो मैंने इसको इनसाइड कर दिया। योर दिस मिड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन दिस थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स। तो देखिए फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, तो जब ये चार्ज इस तरह से मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी वाला कंपोनेंट इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इसका मैग्नेटिक वाला कंपोनेंट इसको अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कोई तीसरा वेक्टर। तो हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है वो इस तरह से कर्वेचर, एक पैराबोलिक पाथ पे क्या करता है, मूव करने लगता है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसमें कुछ केसेस स्टडी करेंगे जिससे कि आपके समझ में आए कि कब मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, कब मिनिमम फोर्स काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का आपने पढ़ा है, देखिए केस फर्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, Fm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू दिस विल बी QVB साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मान लें कि जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, चार्ज इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज जीरो। अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज जीरो है तो यहाँ v की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा बट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो ये मैक्सिमम कब ये मूव करेगा या मैक्सिमम फोर्स कब जो है इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा, उस केस में जो आपका F इज इक्वल टू QVB है, तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस टाइम पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा और वो किसके बराबर होगा, QVB के बराबर होगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर हम किसी भी चार्ज को, केस थर्ड देख लीजिए, यहाँ पे केस थर्ड में लिख रहा हूँ, दिस इज द केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में देखिए, अगर मान लीजिए किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो है प्लेस कर दिया गया, तो अगर पैरेलल प्लेस कर दिया गया तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 और या 180 भी हो सकता है पैरेलल केस में, तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी हम चार्ज को प्लेस करें तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही प्लेस करें, जिससे कि वो मैक्सिमम टॉर्क क्या करे, एक्सपीरियंस
करें। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता ही दिया है, इनवर्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है किसी कंडक्टर पे फोर्स लगता है जब उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो आज हमने ये बात की कि जब किसी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इसका जो फोर्स होता है वो होता है F = QVB sin थीटा। और हमने उसके अलग अलग केसेस को स्टडी किया, और हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग और जो है डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर जो है हम किसी चार्ज पार्टिकल को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या किसी दूसरे एंगल के साथ रखते हैं 90 के एक्सेप्ट में, तो हम देखते हैं कि वो स्पाइरल मोशन करने लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहें, और जो आपके डाउट आते हैं उसको आप ज़रूर पूछें। आई होप हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।